और जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का सेशन को लेकर फिर से हम आए हैं आप लोगों के बीच, जिससे चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, चाहे बिहार वाला एसएससी हो, या बिहार सचिवालय हो, या फिर एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव लेवल जो भी आपका एग्ज़ाम है जो जीके जीएस से रिलेटेड है, उसमें 40 से 45 का स्कोर या खुद अकेला सार संग्रह करने का क्षमता रखता है। इस बात को आप हल्के में ना लें, और यह मत समझिए कि हाँ ऐसे ही बोल के हम चले जा रहे हैं। इसमें हम भी मेहनत करते हैं और हमने देखा है इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और आप भी जब इसको पढ़ने के बाद जब आपका ये हमने 20 साल का हमने सार संग्रह को कवर किया है, जो प्रतियोगिता दर्पण के प्रत्येक महीना में आते हैं, तो लगभग सभी 20 वर्ष का जो प्रश्न है वो आपके सामने हम रखेंगे और आपको हम इसकी मदद करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी कमी है उसको आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का यह सेशन। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभ पर। दो बार पढ़ेंगे एक प्रश्न को हम, ठीक है। कहता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल जो स्नानागार के निकट जो विशाल कक्ष की छत है वो कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभ पर। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन थी? तो कृषक। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? तो असत्य। इसका कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध मतलब मना किया गया चीज, तो वो असत्य है। चौथा प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने क्षत्रपक नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? तो वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न 4 फिर से देखेंगे, कहता है कि किस सातवाहन शासक ने क्षत्रपक देख रहे हैं कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। तो क्षत्रप जो नहपान के सिक्का था उसको पुनः जारी किया था, तो वह है गोमतीपुत्र सातकर्णी। चलिए 5वां प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न कहता है कि सबसे पहले किन उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? तो वह जावाल उपनिषद में है, याद रखेंगे। जावाल उपनिषद में ही सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 जो आश्रम का वर्णन है वो जावाल उपनिषद में देखने को मिलता है। 6वां प्रश्न है, संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो वो है मनीय खले से। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो वो है मनीय खले। 7वां प्रश्न है कि अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा जो की वह 1582 ईस्वी में की है। 8वां प्रश्न है, शाहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? तो खुर्रम था। शाहजादे के रूप में शाहजहां का जो नाम था वो खुर्रम था। 9वां प्रश्न है, तुर्कों और प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो वह हुआ था बलवन के मकबरे में। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को हम साथ साथ कि मैंने सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कराने के लिए आप लोगों को मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन है आंसर उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स के लिए मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, उसमें आप जाएँ। जो हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसके बाद फिर एंशिएंट में आएंगे, उसके बाद फिर मिडाइवल पढ़ाएंगे, मिडाइवल उसके बाद फिर ज्योग्राफी पॉलिटी में आएंगे। तो उसमें है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत, मेरे पास भी समय का काफ़ी कम ही रहता है, तो उधर भी डिटेल्स और इधर भी डिटेल्स, तो थोड़ा सा हमको वो सहूलियत नहीं मिल पाता है क्योंकि समय कम है मेरे पास, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो 9वां प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो वह है बलवन के मकबरा में। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं, यह है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। कहता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तो वह थे देवबंद स्कूल से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे अब्दुल बारी, वो किससे संबंधित थे? तो वह थे देवबंद स्कूल से।
11वां प्रश्न है भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा होता है? तो माउंटबेटन प्लान। भारत का जो विभाजन है वह माउंटबेटन प्लान के द्वारा होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए 12वां प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारतीय था कौन? तो देखिए मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा ने सन 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखिए बीपीएससी में सीधा प्रश्न आया है यहाँ से, और हमने इसको एक बार पढ़ा था, तो हमने बीपीएससी 66वीं में इसको बना के आया है ये क्वेश्चन को हमने, ठीक है। यही पूछा था कि किस स्थान पर, जर्मनी के किस स्थान पर इन्होंने पहली बार ध्वज फहराया था, तो वह था स्टुटगार्ट में, ठीक है, 1907 में। 13वां प्रश्न है भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। प्रश्न है 13वां कि भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह करते हैं सबसे पहली बार, पहली बार, तो वह है अहमदाबाद मिल हड़ताल में, ठीक है। 14वां प्रश्न को देखेंगे। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो एमएस खान। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, उसका जो प्रमुख नेता थे वह है एमएस खान जी थे। 15वां प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगाम में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एकमात्र यही बेलगामी जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, अदरवाइज किसी में भी अध्यक्षता का काम नहीं की। भाग लिए थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे। चलिए 16वां प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। 17वां प्रश्न देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था? बिल्कुल था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथ में, ठीक है। 1857 के विद्रोह में जब समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था वह पर था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था दिल्ली का? तो वह सैनिक एक था, नेता, सैनिक का नेता था, सेनापति, उसका नाम था जनरल बख्त खां, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी में। 18वां प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेगा अगर, वह करेगा केंद्रीय गृह मंत्री। 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विशेष विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो वह संसद है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो वह है संसद। 20वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो वह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। फिर से सुनिए 20वां, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। पॉलिटी वाला यह कुछ वो है वर्ड सब है, इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे। देखिए 21वां प्रश्न है किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो 24वें संविधान संशोधन। 21वां प्रश्न है किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो वह है 24वें संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न है किस दल ने सबसे पहले भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार किया? तो स्वराज दल ने। देखिए क्वेश्चन समझिए, कहता है कि कौन ऐसा दल था जो सबसे पहले भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार रखा? तो वह स्वराज दल था। क्लियर। 23वां प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? हमेशा याद रखेंगे, बहुत इजी सवाल है। 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन अनुच्छेद में है? 155 में। फिर से बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? 155 में है। चलिए अब आते हैं 24वां प्रश्न, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो विधान परिषद की व्यवस्था को किस अनुच्छेद में है? 169 में है, याद रखेंगे। संविधान कहता है कि राज्य में विधान परिषद की जो व्यवस्था है वह अनुच्छेद 169 में है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए किसी राज्य की विधानसभा में कितना सदस्य हो सकता है? तो अधिकतम 500 हो सकता है। किसी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। 26वां प्रश्न देखिए सामाजिक और आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है, क्या है? तो समवर्ती सूची का। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सामाजिक और आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखेंगे। 23वां प्रश्न को देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वह है अनुच्छेद 30। एक बार फिर से
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 30। और जिन भाइयों और जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों को देखते देखते सोचते हैं कि नींद आना शुरू हो गया। अरे भाई, तो नींद अगर आ रहा है तो तुम जाओ आँख में पानी झोंक के आओ, दिमाग फ्रेश करो, माथा धो करके आओ, तब पढ़ो। ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई इसी तरह नहीं हो पाता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, आपको नींद से लड़ना पड़ेगा, शरीर से लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा। तो आप इसको मत सोचिए। ये जो आपको एक एक प्रश्न जो मिल रहा है, ये आपको हीरा साबित होगा। कोई भी चीज़ है फ्री में मिल रहा है तो उसको यह नहीं सोचना है कि क्या पढ़े, फ्री में कहीं पढ़ लेंगे। अरे ज़िंदगी भटकते भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा। और ये सब कुछ मेरा ये सब कुछ देखा हुआ है, प्रैक्टिकल है ये सब। इसी के लिए अपने ऊपर विश्वास करें, जो भी पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए भूगोल की बात में करते हैं। सबसे पहले 28वां प्रश्न अब आता है कि विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में है? तो वो आर्कटिक महासागर में है। क्लियर। 28वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक चौड़ी जो महाद्वीपीय मग्न तट है किस महासागर में है? तो वह आर्कटिक महासागर में। जो भूगोल पढ़ाएंगे आप लोगों को तो विशेष रूप से मैप का वह पूरा कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह से बताते, लेकिन फिर भी मैपिंग हम आपको लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। चलिए 29वां प्रश्न है कैप्टन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? वो एक बार जब मैपिंग पढ़ाएंगे ना, आपको कोई चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैप का दिमाग, ज्योग्राफी मैप का चीज़ ही है। आप रटिएगा, कभी याद नहीं होगा आपको, इस चीज़ को याद रखें। चलिए 29 नंबर कहता है कि कैप्टन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? प्लैंकटन का विकास तो ठंडा तथा गर्म जलधारा के मिलन स्तर पर जो है यह होता है। 30वां प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर, जिसको सैंडल पीक कहते हैं, का स्थित है उत्तरी अंडमान में है। क्लियर। कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, याद रखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है पल्यान शिखर जिसको कहते हैं, उसको सैंडल पीक भी कहते हैं, याद रखेंगे। वह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। समझ गए? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा दोनों जो है वह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। देखिए 32वां प्रश्न है भारत में सबसे पहले सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया? तो वह कच्छ जो कि गुजरात में है। भारत में सबसे पहले सौर तालाब जो है उसका विकास कहाँ हुआ? सीधी समझिए, सीधा बात, तो गुजरात के कच्छ में। ठीक है। 33वां प्रश्न देखेंगे यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाहन 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाहन होगा। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इस सब कुछ सेट कर देंगे आप लोगों को, किस तरह समय निकालते हैं, कितना डिग्री पर कितना समय हुआ, कितना आगे होता है समय, कैसे पीछे होता है, कैसे पूर्वाहन होता है, पूरा क्लियर करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है। अभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो हो गया कि यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाहन 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाहन। देखिए अब है 34वां प्रश्न है कि सबसे पहले किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने। पृथ्वी को कौन मापा था सबसे पहले? तो थेल्स में। आप 10वां जब मैट्रिक का परीक्षा दिए थे उस समय आपको थेल्स पर में पढ़ना था, पाइथागोरस पढ़ना था, उसे आप याद रखेंगे कि पृथ्वी को सबसे पहले मापने वाला विद्वान थेल्स था। 35वां प्रश्न है पृथ्वी के वर्णन के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था? वह है इरेटोस्थनीज ने किया था। 35वां प्रश्न फिर से देखिए, पृथ्वी के वर्णन के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला इरेटोस्थनीज था। क्लियर। अब आते हैं 36वां प्रश्न, कहता है कि टोडा, गोंड, भील, गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो गोंड है। देखिए टोडा है, गोंड है, भील है तथा गारो, चार गो है ना जो दिया हुआ है जनजाति, इसमें सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लें तो वो गोंड होता है। अब इकोनॉमिक्स में आते हैं 37वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वह है महमूद उल हक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वह है महबूब उल हक। ठीक है। फिर से समझ लें, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वह है महबूब उल हक। ठीक है।
38 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को होता है। चलिए अब आता है 39वां प्रश्न, विश्व व्यापार समझौते के, इसको छोड़ देना है। देखिए 40वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसको भी, वो तो बिहार की है। चलिए अब है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? करेंसी और एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे 5-6 का है, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए अब आते हैं विज्ञान में कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है ना, अधिकतर लड़का गड़बड़ा जाता है, परीक्षा में जाता है देखता है कि ब्लैक बॉक्स है तो ये काला रंग का होगा, करिया रंग का होगा, लेकिन नहीं, ये नारंगी कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? कहाँ? हवाई जहाज़ में। ठीक है ना। चलिए 48 नंबर प्रश्न, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, तो काहला मिलाया जाता है? तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। क्लियर? चलिए 49वां प्रश्न है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? देखिए ठंडा से ज़्यादा गर्मी में मछली मरने लगता है। यहाँ ऑक्सीजन का अपक्षण के कारण, ऑक्सीजन का अपक्षण हो जाता है, जिसके वजह से मछलियाँ मरना प्रारंभ हो जाती है। 1 AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 मेगावाट। ठीक है, तो 1 AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 मेगावाट ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए मेगा वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 1 AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 मेगा वोल्ट ऊर्जा के। अब आता है 51 नंबर, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलीयता क्या होता है? बढ़ जाती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाएंगे ना तो उसकी विलीयता बढ़ जाती है। 52वां है, परम शून्य ताप पर अनुगति का क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप पर अनुगति जो है वह समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप पर अनुगति जो है वह समाप्त हो जाता है। अब आते हैं 53 नंबर, कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक रेडियो प्रति सेकेंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 54 नंबर देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार घट जाएगा। विशेष, बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो पृथ्वी का भार घटने लगेगा, वस्तु का भार घटने लगेगा। देखिए अब कहता है 55 नंबर, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या परिवर्तन होता है? देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे ना तो RBC की संख्या बढ़ जाएगा हमारे शरीर में। जितने ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो RBC की संख्या, जब साइंस पढ़ाएंगे ब्लड, उसमें इस चीज़ का विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो समझ गए? अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो RBC ऑप्शन में दे देगा, RBC, WBC, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, तो समझ लेंगे RBC संख्या बढ़ जाएगा। देखिए अब कहता है बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियोमेलेशिया जो रोग है ना बच्चा में, वो विटामिन D की कमी से कारण हो जाता है। विटामिन D की कमी होगा बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी हो जाएगा। खेल कूद की बात करें तो ये सब करेंट अफेयर है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे हम। 2005 का करेंट अफेयर है। चलिए अब हम मिसलेनियस में चलेंगे, विविध में। कहता है कि चर्चित पुस्तक डीपनिंग डेमोक्रेसी, चैलेंजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गया है? तो मधु पूर्णिमा किश्वर द्वारा चर्चित पुस्तक है डीपनिंग डेमोक्रेसी, चैलेंजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है मधु पूर्णिमा किश्वर के द्वारा। 67 नंबर देखिए, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है तथा यहाँ कौन सा खनिज निकलता है? देखिए तो बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है और लौह अयस्क यहाँ से निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार परीक्षा में पूछा है यह हमको भी पता नहीं है। तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक में। क्या निकलता है? आंख बंद करके बताइए, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। क्या निकलता है? तो लौह अयस्क निकलता है। चलिए, नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? नारी जो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको याद रखेंगे। नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 69वां प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार, तो वह भी
अरविंद नाथ ठाकुर हैं, ये दूसरे लोग हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे अरविंद नाथ ठाकुर। तो 2 याद हो गया। नारी नामक वाला कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, और भारत माता तो अरविंद नाथ ठाकुर। ठीक है, टैगोर भी बोल सकते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आता है 70 नंबर प्रश्न। किस महान वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। किस महान वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है? तो वह है विक्रम साराभाई। किस महान वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है? तो वह है विक्रम साराभाई। क्लियर। 71 नंबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1967 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की जो इसरो है, इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। 72वां प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी के तटीय राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक में कुल कितने देश है? तो 7 वो है। समझ गए? बंगाल की खाड़ी के तटीय राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल है? तो वह 7 गो देश शामिल है। क्लियर। चलिए अब आते हैं 74वां, नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये सब उस समय करेंट अफेयर है। हाँ देखिए 77वां प्रश्न पढ़ सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय, ये भी नहीं पढ़ेंगे। चलिए 78वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चा बहुत घबराता है, इसको अच्छा से देखिए। WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए ये भी नहीं पढ़ेंगे इधर, क्योंकि ये सब पढ़ना ही नहीं, उस समय करेंट अफेयर है, ऐसा तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कहता है 89 नंबर प्रश्न है कि चोल प्रशासन में स्वराज विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो परितपोत गलक। चोल प्रशासन में स्वराज विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो परितपोत गलक कहा जाता है। क्लियर। अब कहता है कि 90 नंबर प्रश्न, गौतमीपुत्र सतकर्णी को किस नगर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो वेनकटक नगर की। ठीक है, गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था वह, उसको कौन सा नगर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो वह है वेनकटक नगर की। गौतमीपुत्र सतकर्णी को कौन सा नगर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो वेनकटक नगर की। ठीक है। चलिए 91वां प्रश्न है कि स्वर्गीय केलूचरण महापात्र किस नृत्य के दिग्गज गुरु थे? तो उड़ीसी के। स्वर्गीय केलूचरण महापात्र किस नृत्य के दिग्गज गुरु थे? वह थे उड़ीसी के। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर की, संसदीय प्रणाली की सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है क्या है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। संसदीय प्रणाली की सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष की अगर बात करें तो वह है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, अब यही ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। 93 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय जो एकता परिषद है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के किस राज्य में चीता सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में चीता सर्वाधिक पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। सुंदरवन डेल्टा वहीं पर है, उसी में सबसे अधिक चीता जो है पाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में चीता सर्वाधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगेगा। अभी तो अच्छा नहीं लगेगा, जब आप परीक्षा में बैठिएगा और जब इस सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस समय मजा आएगा। तो फिलहाल इस चीज़ को देखते रहें, एक नंबर से आप 1 लाख के पीछे हो जाएंगे, इसको मत भूलिए। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।